नमस्कार। अक्सर देखा गया है जैसे ही हस्बैंड एंड वाइफ में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट राइज होता है तो लड़की जाकर 498 ए के तहत कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर को रजिस्टर्ड करा देती है। जनरली एक पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है कि जो वाइफ होती है वो 498 ए के तहत अपने कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में एफआईआर को रजिस्टर्ड करा देती है। आईपीसी 498 जनरली बात करती है दहेज की मांग करना। अब 498 की एफआईआर दर्ज हो जाती है हस्बैंड के अगेंस्ट। देखिए आजकल कहना नहीं चाहिए मगर आजकल समस्त परिवार के अगेंस्ट इस एफआईआर को दर्ज करवाया जाता है। सास, ससुर, देवर, जेठ, ननंद आदि के खिलाफ भी और कभी कभी तो दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ भी। और जब कभी 498 के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो एक डर सा बना रहता है कहीं पुलिस आके अरेस्ट तो नहीं कर लेगी। सोसाइटी में डिफेम हो सकते हैं, पड़ सकती है और भी काफी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अब इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा ही केस आया और उस केस में देखा गया है कि लड़की के द्वारा पूरे परिवार को घसीट रखा था एफआईआर में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उन लोगों को राहत दी और किन ग्राउंड्स के ऊपर राहत दी और कैसे आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अगेंस्ट हुई एफआईआर को आप रद्द करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। पहले आज हम बात कर रहे हैं कहकसर कोसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो भी फैमिली के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे उसके ऊपर बात करी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो इस केस में जो कंप्लेनेंट है, जो वाइफ है, वो सबसे पहले अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराती है कंसर्निंग मैजिस्ट्रेट के पास। एक एप्लीकेशन को दर्ज करवाती है और उसमें लिखती है मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए मुझे काफी तंग करते हैं। तो जब वो एप्लीकेशन को लेके जाती है तो कंसर्निंग मैजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन के ऊपर कॉग्निजेंस लेते हैं और हस्बैंड को समन कर देते हैं। और दूसरी साइड हस्बैंड के मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर के खिलाफ कोई भी संज्ञान नहीं लेते। माननीय कोर्ट ने ऐसा माना कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में राजीनामा हो जाता है। राजीनामा होने के बाद कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेती है और केस को आगे प्रोसीड नहीं करना। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस सेम कंप्लेंट की एफआईआर को दर्ज करवाने जाती है। अब पुलिस स्टेशन जाकर वो अपनी एफआईआर को दर्ज करवाती है अंडर द सेक्शन 498A, 323, 354 और भी बहुत सारे सेक्शंस में। और उसमें बताती है कि उसके हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली उसको एक कार को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं और उस कार के लिए उससे दहेज की डिमांड करी जा रही है। और वो उसमें बोलती है कि मुझे धमकाया जा रहा है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मेरा जबरदस्ती जो है अबॉर्शन करवा देंगे। इस तरह के एलिगेशंस को लगाकर एफआईआर को दर्ज करवाया गया। जैसे ही ये एफआईआर दर्ज होती है तो ये पांचों लोग, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और इंक्लूडिंग हस्बैंड पहुंच जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना। हाई कोर्ट जाकर उन्होंने पिटीशन को फाइल किया 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत। 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो आप उस एफआईआर को न्यायालय के सामने जाकर उस एफआईआर को आप चैलेंज कर सकते हैं और आप उसमें बता सकते हैं ये एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं बनती और आप अपने ग्राउंड्स को बताकर उस एफआईआर को आप खारिज भी करवा सकते हैं। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये केस गया तब उन्होंने एनालाइज किया, उसमें पाया गया कि प्राइमा फेशिया ऑफ एविडेंस बनता है और अभी इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है। तो इस स्टेज के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे और इसी वजह से इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो जब ये पिटीशन डिसमिस हो गई तो सारी फैमिली पहुंच गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। यहाँ पर हस्बैंड ने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया बल्कि अदर फैमिली मेंबर्स ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया। चारों फैमिली मेंबर्स ने उन्होंने बोला ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो गलत है और जो हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। एफआईआर को 2 ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का रेफरेंस भी दिया गया। इस केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को बहुत ही ज्यादा क्लियरली कहा था, अगर कोई इस तरह की एफआईआर है जहां पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना कंपलसरी है और उस इंक्वायरी के बाद ही एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं।
मगर इस केस के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो हुई ही नहीं, डायरेक्ट एफआईआर को दर्ज कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती क्या है। जब मामला 498 का हो और जो डिस्प्यूट है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो तो सीधा एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाएगा। दोनों पार्टी को काउंसलिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि मध्यस्थर से इन दोनों के बीच में राजीनामा हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो तब जाकर एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। ग्राउंड क्या लिया था उन्होंने? हमारे खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो ओमनियस एलिगेशंस हैं। अब ओमनियस एलिगेशंस का मतलब क्या होता है? सब पर एक ही प्रकार की एलिगेशन, किसी पर भी स्पेसिफिक एक्ट का कोई एलिगेशन नहीं है, क्योंकि उनके काउंसिल जो थे वो एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरनीश कुमार में, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और भी बहुत सारी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को बहुत ही ज्यादा क्लियर किया है, जहां पर पूरी फैमिली पर ओमनियस मतलब कि एक जैसे एलिगेशन लगाए हैं, ऐसी एफआईआर में कोई भी दम नहीं है, तो ऐसी एफआईआर को खारिज किया जाए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इस पिटीशन को डिसाइड किया तब उन्होंने सारे जजमेंट को एनालाइज किया, डिस्कस किया, अरनीश कुमार से लेके अब तक की लेटेस्ट जजमेंट्स को भी। तो वहां पर उन्होंने बोला, इस एफआईआर को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ था कि इन सब ने मेरे साथ ये किया, इसका मतलब ये एलिगेशन ओमनियस है। अगर उसका एलिगेशन होता कि फादर इन लॉ ने मेरे साथ ये किया, ब्रदर इन लॉ ने मेरे साथ ये किया, सिस्टर इन लॉ ने मेरे साथ ये किया, हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया, मदर इन लॉ ने मेरे साथ ये किया, तब इन सब ने मिलकर मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, कहने का मतलब है कि देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक एक्ट। डायरेक्ट एलिगेशन जो है वो बनना चाहिए। मगर उस एफआईआर को पढ़ने पे लग रहा था कि कोई भी डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, ओमनियस एलिगेशन है, कि जैसे कि बस सबको घसीट लिया है जबरदस्ती एफआईआर में, जो कि आजकल कहीं ना कहीं एक जनरल तरीके से प्रैक्टिस हो गई है। तो इसी वजह से ये एफआईआर जो है वो खारिज हो गई और पूरी फैमिली के अगेंस्ट जो एफआईआर है वो रद्द हो गई और पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया गया और बोला गया कि उन लोगों के खिलाफ ट्रायल ही नहीं बनता जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर ये केस चलता इट्स अ फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। तो अगर आपके केस में भी अगर ये ओमनियस एलिगेशंस लगाए गए हैं, तब आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ हुई एफआईआर को आप रद्द करवा सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।